ओके सो अब इसका जो हेलिकेज होता है ना, ये जो एमसीएम प्रोटीन होता है, एमसीएम का मतलब होता है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, जो ये प्रोटीन है ये क्या होता है, हेलिकेज होता है। एंड हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट में हम हेलिकेज किसको बोलते हैं, डीएनए बी को बोलते हैं। यहाँ पे हेलिकेज हमारा होता है एमसीएम प्रोटीन। सो डीएनए हेलिकेज इन यूकैरियोटिक सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है, एमसीएम प्रोटीन होता है। ये एक हेट्रोहेक्सामर होता है, हेक्सामर होता है एंड हेट्रो होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, और हेक्सामर होता है। इसको हम MCM27 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, MCM27 कॉम्प्लेक्स। और इसके पास जो है एटीपेज एक्टिविटी होती है, हेलिकेज के पास होती ही है एटीपेज एक्टिविटी। तो ये था हेलिकेज। अब ये देखते हैं ये लोड कैसे होता है। ठीक है, ये एज अ लाइसेंसिंग फैक्टर काम करता है MCM27, यानी कि अगर ये लोड होगा तो रेप्लिकेशन होगी वरना नहीं होगी। और इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में इसकी पोलैरिटी होती है MCM की। और हमने देखा था जो हमारा प्रोकैरियोट्स में जो हमारा हेलिकेज था उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होती है। बट इसकी जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है ये, तो इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। अब देखो आपको इसमें ना थोड़ा बहुत सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। सेल साइकिल में हमारी एक तो G1 फेज होती है, ठीक है, एक S फेज होती है। वैसे ये हम सेल बायोलॉजी में वी विल कवर इट, बट एक ओवरव्यू, क्योंकि ये तो पता है कि G1 फेज होती है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर G2 फेज आती है, और फिर हमारी क्या आती है, M फेज आती है। ठीक है, तो इसमें जो MCM प्रोटीन जो लोड होता है ना वो G1 फेज में लोड होता है डीएनए के ऊपर। जो हमारी रेप्लिकेशन साइट होती है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, वहां पे जो है हमारा MCM लोड कब हो रहा है, जब G1 फेज चल रही होती है। यानी कि इंटरफेज में G1 फेज के दौरान जो है MCM लोड होता है G1 फेज में। S फेज में तो रेप्लिकेशन हो जाता है। तो अब हम इसकी हेलिकेज की लोडिंग देखते हैं कि यूकैरियोटिक हेलिकेज लोडिंग कैसे होता है। सो हेलिकेज लोडिंग जो होता है ये फर्स्ट स्टेप है यूकैरियोट्स में। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हेलिकेज कैसे लोड होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन में। जो ये इवेंट होते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इनिशिएशन के, ये जो है अलग अलग टाइम पे होते हैं सेल साइकिल में। यानी कि S फेज पे कुछ और होगा, G1 फेज पे कुछ और होगा। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो हेलिकेज लोडिंग होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो G1 फेज पे होता है। ठीक है, हेलिकेज लोडिंग जो है वो G1 फेज में होगा। उसके बाद जो हेलिकेज लोड हुआ है ना वो एक्टिवेट होता है 2 प्रोटीन से, जिसको हम बोलते हैं काइनेज होते हैं, CDK एंड DDK। तो ये 2 प्रोटीन होते हैं हमारे पास, CDK एंड DDK। ये क्या करते हैं, इस हेलिकेज को एक्टिवेट करते हैं जो G1 फेज में लोड हुआ था। CDK होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड DDK होता है DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। ये S फेज में होता है। यानी कि G1 फेज में हमारा हेलिकेज लोड हो गया है, S फेज में जो है ये प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। ये 2 प्रोटीन आते हैं जैसे ही S फेज आती है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो S फेज में CDK एंड DDK आ जाते हैं जो कि इसको हेलिकेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, सो G1 फेज के अंदर क्या आपने देखा अभी तक, G1 फेज कौन सी फेज होती है, लोडिंग फेज होती है हेलिकेज की। यानी कि हेलिकेज लोडिंग जो है अलाउड होती है। हेलिकेज सिर्फ लोड करता है G1 फेज में, हेलिकेज एक्टिवेट नहीं होता है। हेलिकेज एक्टिवेशन S फेज में जाके होता है जब हमारे पास CDK एंड DDK होगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। देखो जो सेल साइकिल की S फेज, G2 फेज और M फेज होती है ना, वो होती है हेलिकेज की एक्टिवेशन फेज। और जो G1 फेज होती है सेल साइकिल की, वो कौन सी फेज होती है, जिसमें सिर्फ हेलिकेज हमने लोड करा दिया है। यानी कि जो हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां पे सिर्फ हमने हेलिकेज लोड करा दिया है, तो वहां पे एक्टिव नहीं रहेगा। और इन तीनों फेजेस में हेलिकेज क्या होगा, एक्टिवेटेड रहता है। बट इन तीनों फेज में हम हेलिकेज को लोड नहीं करा सकते। तो हेलिकेज की लोडिंग कब होती है, सिर्फ और सिर्फ G1 फेज पे होती है। देखो अब ये हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए देखो ये एक ना ORC प्रोटीन होता है। ORC प्रोटीन जो है ना ये इतना बड़ा प्रोटीन होता है कि जब M फेज में जब वापस से क्या होता है, M फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज एंड एनाफेज, जब साइटोकाइनेसिस होने से पहले ये जो ORC होता है ना, जब सेल डिवाइड होती है तो ये उसी टाइम पे जब वापस से न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है ना। क्योंकि सेल साइकिल में क्या होता है, पहले तो प्रोफेज में सारा कुछ ब्रेक हो जाता है सेल के अंदर का, एंड देन वापस से जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है उस टाइम पे ये जो ORC होता है ना ये एंटर कर जाता है हर एक सेल के न्यूक्लियस में, एंड वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जाके अटैच हो जाता है। तो G1 फेज में ये ORC हमको ऑलरेडी अटैच्ड मिलता है। तो ये याद रखना, ये देखो जो ORC होता है ना ये क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। सो ORC जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। 6 पॉलीपेप्टाइड
पेप्टाइड का मिलके बना हुआ होता है, जिसका मास होता है अराउंड 400 किलो डाल्टन। कितना होता है? 400 किलो डाल्टन। सो G1 फेज में हमें ORC ऑलरेडी बाउंड मिलता है डीएनए पे। ORC जो है, ठीक है, और ये कहाँ बाइंड करता है? इसके A और B1 डोमेन पे। डोमेन ए और B1 डोमेन पे हमारा जो ORC है वो बाइंड करता है। सो इस सीक्वेंस में जो हमारी रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस है, इसका ये जो ORS होता है डोमेन ए एंड डोमेन B1, इस पे हमारा ये ORC आके बाइंड कर जाता है। और ये पहले ही हुआ है, G1 फेज से हमें पहले ही हुआ है। जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना, M फेज के दौरान न्यूक्लियस जब फॉर्म हो रहा होता है, उसी टाइम पे ये आके डीएनए के अंदर जो है अटैच हो जाता है यहाँ पे डोमेन ए और डोमेन B1 पे, यानी कि रेप्लिकेशन वाली साइट पे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो अब ये हमारे डीएनए के ऊपर जो है ORC लगा हुआ होता है एंड इसके साथ के ATP भी होते हैं। ठीक है, ORC जो है इसके साथ ATP होता है। उसके बाद हमारे पास आता है CDC6। ठीक है, CDC6 आ रहा है, ये सब G1 फेज में चल रहा है अभी। ठीक है, CDC6 आता है ORC के साथ जो है, ये जो CDC6 और ATP, देखो ORC और ATP एसोसिएटेड होता है ORC। उसके बाद CDC6 आया, CDC6 भी क्या होता है? ATP एसोसिएटेड होता है। सो ORC तो हमारे पास था ही, फिर ये CDC6 भी ATP एसोसिएटेड है। तो पहले हमारा ORC ऑलरेडी था अटैच डीएनए पे, ठीक है, ORS पे, यानी कि डोमेन ए एंड B1 डोमेन पे। देन CDC6 आया ATP के साथ, ये भी यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, ORC के साथ। उसके बाद हमारा आता है MCM27 जो हमारा हेलिकेज है। सो MCM27 जो है वो CDT1 के साथ आता है। ये हमारा MCM27 होता है, 2 मॉलिक्यूल आते हैं MCM27 के और 2 मॉलिक्यूल साथ में CDT1 के आते हैं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं MCM27 के और ये जो CDT के साथ आते हैं ना, ये भी यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, यानी कि MCM27 का डाइमर आता है। MCM27 का डाइमर CDT1 के साथ आता है। ये क्या है? नीचे CDT1 है, तो ये CDT1 है। देखो आया समझ में? यानी कि हमारे पास ORC ऑलरेडी था ATP एसोसिएटेड, फिर आया CDC6 ATP एसोसिएटेड, ये आ गया CDC6, फिर हमारा MCM27 का डाइमर आया CDT1 के साथ, ये आया MCM27 का डाइमर और 2 CDT1 हो गए एंड हमारे पास CDC6 है, ORC है। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये हमारा होता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन से पहले एक कॉम्प्लेक्स बन गया डीएनए के ऊपर, ठीक है, जिसमें MCM27 होता है। इसके बाद क्या होता है ना, जो CDT1 होता है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है। MCM डाइमर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, CDT1 रिमूव हो जाएगा, CDT1 एंड जो CDC6 है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो CDT1 रिमूव हो जाएगा एंड CDC6 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद CDT1 रिमूव हो गया, CDC6 रिमूव हो गया वापस, एंड ये जो हमारे 2 मॉलिक्यूल थे MCM27 के, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड पे ऐसे बाइंड कर जाएंगे। MCM27 के डाइमर डीएनए के डबल स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाएंगे एंड ORC तो एसोसिएटेड रहता ही है डीएनए के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये तो एक क्या साइट होती है, ORC क्या होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता ही है यहाँ पे डीएनए पे। तो मतलब हमने क्या किया, CDC6 आया, CDT1 आया MCM27 के साथ, फिर ATP हाइड्रोलिसिस हुआ, CDT1 भी गया, CDC6 भी गया एंड जो MCM27 का डाइमर था वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एसोसिएटेड हो गया। सो ATP बाउंड जो ORC होता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स विद द रेप्लिकेटेड डीएनए, ये फर्स्ट स्टेप दे रखा है। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप होता है कि जैसे ही वो बाउंड करेगा, ORC जो है वो रिक्रूट करता है, ATP बाउंड CDC6 आता है, उसके बाद जो है MCM2 कॉपीज आती है MCM27 हेलिकेज की अलॉन्ग विद CDT1 जो हम देख चुके हैं, एंड ये जो असेंबली होती है ये ATP हाइड्रोलिसिस ट्रिगर कर देती है बाय CDC6 का जो ATP होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ATP हाइड्रोलिसिस ट्रिगर हो जाएगी एंड जिसमें हमारा क्या होगा, रिजल्टिंग इन द लोडिंग ऑफ हेड टू हेड डाइमर MCM27 कॉम्प्लेक्स है वो डबल स्ट्रैंडेड ऑरिजिन पे क्या हो जाएगा, एनसर्कल कर लेगा वहीं पे, एंड उसके बाद जो है हमारा CDC6 भी रिमूव हो जाता है एंड CDT1 भी रिमूव हो जाता है ऑरिजिन से, ठीक है, ये भी देख लिया। अब ये हम पूरा किस में पढ़ रहे थे, G1 फेज में पढ़ रहे थे, ठीक है। G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज के बाद जब S फेज आता है तो S फेज में जो हमारे काइनेज होता है ना, DDK और CDK जो होता है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं S फेज में। सो DDK एंड CDK और दूसरे प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे एक्ट करते हैं, जो हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो हमारा बना था, यानी कि प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो हमारा बना था उस पर ये एक्ट
करते हैं। सो जैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं, DDK और CDK जो है एस फेज में एक्टिव हो गया है। अब ये क्या करते हैं ना, CDK और DDK एक्टिव होते ही, क्योंकि काइनेज का काम क्या होता है, फोस्फोराइलेट करना। देखो DDK क्या करेगा, जो हमारा हेलिकेज होगा उसको फोस्फोराइलेट करता है MCM27 का जो डाइमर होता है, एंड CDK क्या करता है, दो प्रोटीन होते हैं SLD2 एंड SLD3, उनको जाके फोस्फोराइलेट करता है। जैसे कि अपना काम कर लेंगे फोस्फोराइलेशन का, तो दो प्रोटीन और एक्टिव हो जाते हैं। एक तो GINS होता है, GINS प्रोटीन होता है गिन्स, एंड एक होता है CDC45। ये आके ये एक्टिव हो जाएंगे एंड ये आके इस हेलिकेज के साथ बाइंड करेंगे। जो हमारा डाइमर प्रेजेंट है MCM27 का, हेलिकेज का, उसके साथ बाइंड करते हैं एंड ये पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। यानी कि अब हमारा हेलिकेज ये क्या बना लिया, CMG कॉम्प्लेक्स बना लिया। CMG मतलब C का मतलब है CDC45, MCM27 कॉम्प्लेक्स एंड G होता है गिन्स। तो ये जो CMG कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है हेलिकेज की, ठीक है, ये याद रखना। और अब ये एस फेज में हो रहा है, यानी कि एस फेज में हमारा जो हेलिकेज है ना वो क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। बस ये याद रखना, क्योंकि वो G1 फेज में एक्टिव नहीं था, ठीक है। G1 फेज में क्या था, G1 फेज में सिर्फ हमने हेलिकेज को लोड कराया था, एस फेज में हमने हेलिकेज को क्या कराया, एक्टिव कराया। एंड अब देखो जब हेलिकेज एक्टिव हो जाता है ना, तो ये जो हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स है, जो कि अभी दो डाइमर में प्रेजेंट है DNA के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, इनके बीच का इंटरेक्शन ब्रेक हो जाता है एंड एक एक स्ट्रैंड पे एक हेलिकेज चला जाता है। जैसे कि हमने इन प्रोकैरियोट्स में भी हमने देखा था कि ये एक ओपन कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, ठीक है। तो ये एक ओपन कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है तो एक हेलिकेज यहाँ चला जाता है, सिंगल स्ट्रैंड पे एक हेलिकेज यहाँ चला जाता है, सेम इसी में होगा। सो जो MCM27 होगा, जैसे ही हेलिकेज एक्टिव होगा इन द CMG कॉम्प्लेक्स इज प्रोपोज टू एनसर्कल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे चला जाएगा एक, क्योंकि डाइमर था ना, एंड द इंटरेक्शन जो था दो MCM कॉम्प्लेक्स के बीच में वो टूट जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लिखा भी हुआ है कि जैसे ही एस फेज में आके DDK टारगेट करता है हेलिकेज को एंड CDK दो रेप्लिकेशन प्रोटीन SLD2 एंड SLD3 को टारगेट करता है। फिर फोस्फोराइलेशन होता है CDC45 एंड गिन्स प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाता है फोस्फोराइलेशन के बाद, एंड ये MCM27 से बाइंड करेंगे। CDC45 एंड गिन्स जो है ये स्ट्रांगली स्टिमुलेट करते हैं MCM27 ATPase को और उसकी हेलिकेज एक्टिविटी को एक्टिव कर देते हैं एंड टुगेदर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। एंड अब ये हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती है हेलिकेज की, ये सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हमारा हेलिकेज जो है वो एक्टिव हो गया, यानी कि एक एक सिंगल स्ट्रैंड पे जाके हेलिकेज अटैच हो गए। तो हेलिकेज एस फेज में जाके एक्टिव होता है जब उसका CMG कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी होती है हेलिकेज की, CMG कॉम्प्लेक्स। C मतलब CDC45, MCM27 कॉम्प्लेक्स जो हमारा हेलिकेज होता है, एंड G मतलब गिन्स प्रोटीन।